नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महामारी के इस दौर में बीमारियां अपना अलग अलग रूप लेकर आ रही हैं। इस दौर में ईएनटी के मरीजों को खास सावधान रहने की जरूरत है। नाक, कान और गले की बीमारी से कैसे दूर रहना है, कोरोना से रिकवरी के बाद कौन सा खतरा हो सकता है, आज एक्सपर्ट से जानेंगे हमारे इस डिबेट में। कोरोना काल में नाक, कान और गले की बीमारी को न करें नजरअंदाज। कोरोना के संक्रमण से नाक, कान और गले के मरीजों को बड़ा खतरा। कोरोना से रिकवरी के बाद नाक, कान में सूजन और दर्द की शिकायतें। इन्फेक्शन का नाक, कान और गले में सीधा असर। कोरोना काल में डरा रही नाक की एलर्जी। एनर्जी से साइनस संक्रमण, लिम्फ नोड संक्रमण और अस्थमा की आशंका। नाक की एलर्जी और कोरोना के शुरुआती लक्षण लगभग एक जैसे। कोरोना से रिकवरी के बाद म्यूकरमाइकोसिस का खतरा। ब्लैक फंगस से नाक, मुंह, आंख, दांत, जबड़ा और मस्तिष्क प्रभावित। कोरोना काल में नाक, कान और गले की बीमारी से कैसे रहें दूर। कोरोना काल नाक, कान, गले को रखें संभाल। तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पवन सिंघल, जो कि प्रोफेसर हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, ईएनटी एक्सपर्ट हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर, जो कि प्रोफेसर हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में और ये भी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पवन जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये कोरोना का जो काल है, हमने देखा है कि सबसे पहले मास्क जरूरी किया गया कि नाक के जरिए कोरोना वायरस अंदर ना जाए, मुंह के जरिए अंदर ना जाए। तो ऐसे में जो ईएनटी के मरीज हैं, कितना डर है कोरोना का उनके लिए, जो पहले से ही अगर गला, नाक या कान की समस्या से जूझ रहे हैं? देखिए, एसएस तो साइंटिफिकली आप देखें तो बहुत ज्यादा कोई अंतर महसूस नहीं होता, बट नो डाउट जो कान, गले की क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित अगर हैं, जैसे किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी है, किसी को साइनसाइटिस है, तो हो सकता है कि उनमें लक्षण थोड़ा ज्यादा आए, थोड़ा ज्यादा गंभीरता से आए। अदरवाइज ऐसा की कोई ईएनटी डिजीज वाले हों और ईएनटी बीमारी वाले नहीं हों, दोनों में कोरोना के होने वाली जो इंसिडेंट्स है उसमें ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं है। अब एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, एक एक अलग अलग चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा नाक के बारे में। नाक की वो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिससे संभल करके लोगों को ज्यादा रहने की जरूरत है इस कोरोना काल में? कोरोना काल में जिन लोगों को क्रॉनिक साइनोसाइटिस अगर होता है, जिन लोगों के अंदर श्लेष्मा झिल्ली सूजी हुई है, तो आप देखिए जो बदलाव अभी कोरोना में आ रहे हैं साइनोसाइटिस के, या नाक में सिक्रेशन ज्यादा होना, या सेकेंडरी जो इन्फेक्शन म्यूकर का, जो ब्लैक फंगस गलत से नाम दे दिया गया है, उसके जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो आप देखिए उनके लिए एक सॉइल बन जाती है। अगर अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन पहले से व्याप्त है या सिक्रेशन ज्यादा है, सूजन ज्यादा है, तो वो जो हमारे शरीर की प्रतिरोधकता है, शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो उन मरीजों में कम होती है, तो वो ज्यादा ऐसी बीमारियों का शिकार बन सकते हैं। ठीक है। मोहनीश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आप तो कन्वेनर भी हैं म्यूकरमाइकोसिस बोर्ड, जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज का है उसमें। तो ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, नाक, कान और गले के लिए ये कितना खतरनाक है? अगर देखा जाए तो जो म्यूकरमाइकोसिस, जिसको कि डॉक्टर पवन सिंघल ने बोला, गलत तरह से हम बोल रहे हैं, एक ब्लैक फंगस नाम दे दिया गया है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसका कारण ये है कि ये बीमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है उन लोगों में जिनमें इम्यूनिटी कम हो। अब ये इम्यूनिटी कम कई कारणों से होती है। कोविड की वजह से डायबिटीज जिनको है उनमें हम देख रहे हैं कि ज्यादा मिल रहा है, जिन्होंने स्टेरॉइड ली उनमें ज्यादा मिल रहा है, बहुत कारण है।
पर ये बहुत अच्छे से सामने आ रहा है कि जिन लोगों में कोविड, डायबिटीज, स्टेरॉइड तीनों रहे, उनमें शायद ये ज्यादा मिल रहा है। अब इन लोगों में जब ये फंगस चालू होती है तो चालू बिल्कुल नीचे से ज्यादातर होती है, नाक और साइनस वाले हिस्से से चालू होगी, दांतों से चालू होगी, उस हिस्से से फिर यहाँ पे पहले दर्द होना, भारीपन महसूस होना, नाक बंद रहना, ऐसे सिम्टम आते हैं। तो ये लक्षण शुरुआती लक्षण है। फिर अगर ये तालू की तरफ जाती है तो तालू की हड्डी खराब हो जाती है या कालापन आना चालू हो जाता है उसके अंदर। अगर वो आंखों की तरफ जाती है तो आंख में सूजन आना, आंख से दिखाई कम देना, दर्द रहना आंख में, पानी आता रहना आंख से ज्यादा, और फिर वो आंख बंद हो जाती है सूजन के कारण, और उससे ऊपर बढ़ने पे वो दिमाग में पहुंच जाती है, तो जिससे मरीज की जान को भी खतरा रह रहा है। तो दिक्कत ये है कि ये जो बीमारी है ये बहुत तेजी से फैलती है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं देती है कि हम इसको वेस्ट करते रहे टाइम को और फिर इलाज पूरी तरह नहीं ले पाए। तो इसलिए ये बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि अगर हम बेस्ट गाइडलाइंस भी देखें और बेस्ट लिटरेचर देखें वर्ल्ड का, तो करीब 50% तक ये माना जाता है कि मरीज की जान भी जा सकती है। अच्छा, एक और चीज मोहनीश जी, कोरोना और इस फंगस का क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? अभी तक जो हमारे पास मरीज हैं एसएमएस में करीब 260 मरीज भर्ती हैं आज की डेट में, और इनमें से करीब मैं कहूं तो 95% से ज्यादा मरीज, बल्कि 99% अगर हम लें, जिनको कि कोरोना डायग्नोज हो रखा था, उसका इलाज लिया है, और कोरोना के रहते रहते या कोरोना खत्म होने के 1 महीने के करीब तक हमारे पास ये मरीज पहुंच रहे हैं जिनके अंदर ये मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले ये बीमारी नहीं थी, क्योंकि कोरोना तो अभी चालू हुआ है, पहले भी जो मरीज थे इनकी इम्यूनिटी कम रहती थी, जैसे डायबिटीज हो, शुगर कंट्रोल में नहीं थी जिनके, उनमें हमें ये बीमारी मिलती थी, पर बहुत कम थी। साल में अगर हम देखें तो एसएमएस में पहले साल में 2 से 4 मरीज आते थे, जो दिन के अब 15 से 20 मरीज आ रहे हैं। तो ये तो है कि कोरोना जिनको हो रहा है उनको ज्यादा रिस्क है, और उनमें भी कुछ एक पर्टिकुलर ऐसे लोग हैं जिनमें ज्यादा रिस्क है। तो कोरोना का एक बहुत ही सीधा अगर हम देखें तो एसोसिएशन निकल के आ रहा है म्यूकरमाइकोसिस के साथ। अब पवन जी, अगर मैं आपसे एक चीज समझूं कि जो कोरोना से रिकवर होकर के आ रहे हैं, कोरोना के जो पेशेंट रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी तो ऑलरेडी कोरोना की वजह से डाउन हो रही है, तो ऐसे में ब्लैक फंगस उन्हें कितना ज्यादा हार्म कर सकता है और उन्हें किस तरीके से संभल के रहने की जरूरत है? कि इन मरीजों में ही ये ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है, जैसे डॉक्टर मोनीश ने बताया, पहले हम मुश्किल से 2-4 या मैक्सिमम 12 मरीज हमारे को एंडोक्राइनोलॉजी से या फिर मेडिसिन वालों से रेफर किए जाते थे डिब्राइटमेंट के लिए। ये जो नया स्ट्रेन है B2.1.167 जो सबसे पहले महाराष्ट्र में देखा गया था, एक तो डायरेक्टली इसका कोई संबंध सीधा अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा कम करने से है। अब देखिए, आप डायबिटिक लोग बहुत हैं, हमारी भारत जो है डायबिटिक कैपिटल है पूरे वर्ल्ड की, 21% लोग डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं। दूसरी चीज, स्टेरॉइड बहुत सारी बीमारियों में पहले से यूज लिया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं उन सब में ब्लैक फंगस हुआ। तो इस बार क्यों हुआ, इसका मतलब 2 चीजें हैं। एक तो ये जो वायरस है इटसेल्फ की इम्यूनिटी को इतना कम कर देता है कि आप कोई भी अवसरवादी जो इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, उनकी गिरफ्त में आ सकते हैं। दूसरा, 2-3 ऐसे पब्लिकेशंस आए हैं जिसमें बताया गया कि ये वायरस सीधा अग्नाशय, जो अपना पैंक्रियाज जहां पर कि इंसुलिन को सिक्रेट करने वाली ग्रंथियां होती हैं, उस पर भी ये प्रभाव डालता है, जिससे कि इंसुलिन कम सिक्रेट हो पा रहा है, जिससे कि शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो आप देखिए, दो तरफा मार हो रही है। एक तरफ तो इम्यूनिटी को बहुत कम कर रहा है, और एक तरफ ये कुछ ना कुछ इंसुलिन के साथ कर रहा है, जिससे कि शुगर लेवल एकदम। जी पवन जी, आ रहे हैं। ठीक है पवन जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं, लेकिन मोहनीश जी, एक और चीज अब मैं अगर आपसे समझूं, नाक की चर्चा हमने की, नाक की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। अब अगर मैं कान के बारे में आपसे समझना चाहूं, कान को लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं, और पिछले साल एक रिसर्च भी आया कि कोरोना वायरस जो है वो कान के जरिए भी शरीर में प्रवेश कर रहा है। अभी की स्थिति अगर मैं आपसे समझूं तो कान की वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे लोगों को बचने की जरूरत है, और वो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्मली भी हमारा नाक और कान आपस में जुड़े रहते हैं एक ट्यूब के जरिए। तो अगर कोई भी बीमारी नाक के अंदर होगी
तो वो कान को इफेक्ट कर सकती है। इसी तरह जब पेशेंट के म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी देख रहे हैं और नाक और साइनस में इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसकी वो जो ट्यूब है ब्लॉक होने की वजह से पहली चीज कान के अंदर दर्द का महसूस होना, भारीपन महसूस होना, ये बहुत कॉमनली मिल रहा है। अभी जो असली बीमारी म्यूकरमाइकोसिस है उसी की वजह से मिल रहा है। दूसरा, कोरोना के साथ में हमें ऐसे मरीज भी देखने मिले जिनके की 2 तरह की और बीमारियां हो जाती हैं। यानी कि एक तो उनकी जो सुनाई की नस है वो खराब हो रही है, तो कई बार मरीज का सुनना खत्म हो जाता है कोरोना के बाद में। तो बहुत जरूरी है कि जरा सा भी अगर ऐसा कुछ महसूस हो कि सुनाई कम जा रही है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। तीसरा जो ये हो रहा है कि एक मुंह की जो नस होती है वो कान से होके निकल रही होती है। तो कई मरीजों में ये देखने को मिला है कि कोरोना के बाद मुंह की उस नस का लकवा पड़ रहा है, तो उससे मुंह में टेढ़ापन आना, आंख बंद नहीं हो पाना, ये ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। तो कान डायरेक्टली इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है, पर इसके जो रिपरकशंस हैं, इसके जो सीक्वले आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा भर के आ रहे हैं। तो ज्यादातर कान में दर्द होना, सुनाई में कमी आना, भारीपन रहना कान में, और मुंह की नस का लकवा होना, ये चीजें निकल के अभी कान के सामने आ रही हैं। नहीं तो पहले ही से मान लीजिए अगर किसी को पहले से ही समस्या है तो उन्हें कैसे संभलने की जरूरत है? अगर आपके कान में पहले से कुछ परेशानी रही है तो ये समझना जरूरी है कि अगर कोविड हुआ है तो वो आपके कान के ऊपर ज्यादा असर पड़ सकता है। तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर कुछ भी लक्षण है जल्दी इलाज नहीं, कान को खुद ना छेड़खानी करें, क्योंकि इस समय जब आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, इम्यूनिटी कम हो रही है, तो अगर हम ज्यादा छेड़खानी कान के अंदर करेंगे तो कान के अंदर इन्फेक्शन होने का चांस और ज्यादा बढ़ रहा है। तो खुद कुछ भी छेड़खानी ना करें। इस समय बहुत जरूरी है कि सही परामर्श से ही सही दवाई लें, खुद के ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। पवन जी, कान को लेकर के ही मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा कि कान की सफाई को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं। अमूमन कहा यह जाता है कि कान में खुद कोई चीज ना डालें, लेकिन फिर यह भी कहा जाता है कि कान को साफ करें, साफ रखें। कई लोगों के कान से मवाद भी आता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में लोग क्या करें? कान की सफाई खुद करें या डॉक्टर से संपर्क करें? जैसे पहले हम एक पहलू को लेते हैं, कान की सफाई का जो आप कह रहे हैं, क्योंकि कान के अंदर जो हम लोग मैल बोलते हैं वो एक्चुअली वैक्स होता है, एक तरह का मोम होता है जो सुरक्षात्मक कारणों से भगवान ने हमारे कान में डाला है। उसकी ग्रंथियां होती है, उसका प्रोडक्शन होता है ताकि कोई भी बाह्य वस्तु अगर अंदर जा रही है, चाहे कीड़ा है, कंकड़ है, चाहे कोई मिट्टी है, वो उसमें चिपक जाए और अंदर अपने पर्दे को और दूसरी जो अंदर कोमल संरचनाएं हैं उनको नुकसान ना पहुंचा सके। अब दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी प्रकृति ने इतना अच्छा एक मैकेनिज्म, प्रक्रिया दी है कि कान स्वतः ही साफ होता है। जो अंदर की खाल है वो बाहर की तरफ प्रोग्रेस करती है। जो डेड खाल होती है, हमारी खाल 48 से 72 घंटे में खुद ब खुद चेंज कर देती है कान की नली की। तो जब वो बदलती है तो अंदर की खाल खुद ब खुद माइग्रेट करती है बाहर की तरफ, और इस गंदगी को, इस वैक्स को या जो भी गंदगी है लेते हुए बाहर आ जाती है। और हम बाहर अपन कई बार फील करते हैं कि हमारे बाहर की तरफ कुछ महसूस हुआ, अपन उसको झाड़ लेते हैं। तो ये तो हो गई प्राकृतिक सफाई। तो जो लोग बिना किसी कारण के बर्ड्स या और कोई चीज अंदर डालते हैं, वो 2 तरह की चीजें नुकसान खुद को कर रहे हैं। एक तो वो प्रकृति की इस प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और दूसरा वो उस वैक्स या कोई भी वस्तु है उसको अंदरूनी जो आधा हिस्सा है नली का उस तरफ उसको पुश कर देते हैं जहां पर वैक्स होता ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो आपको कभी भी कोई भी चीज कान में नहीं डालनी चाहिए साफ करने के लिए। कान को साफ करने की कहीं कोई जरूरत नहीं होती है अंदर वाली नली को, केवल बाहर जो पिन्ना है उसको आप साफ कर सकते हैं। परंतु यदि आपको कुछ महसूस होता है कि मेरे कान की नली में कुछ है, कोई वैक्स है या कोई बाह्य वस्तु है, मुझे सुनाई कम दे रहा है, बंद महसूस हो रहा है, तो तुरंत ईएनटी सर्जन को दिखाएं, ना कि आप स्वतः ही बर्ड्स या कोई और चीज डाल के उसको सफाई की कोशिश करें। दूसरा पहलू जो आपने बोला वो था मवाद आता। देखिए वो अलग बीमारी है। अगर किसी के कान में मवाद आती है तो भी उसको अंदर कुछ भी डाल के पहुंचने की जरूरत नहीं है। जो बाहर का हिस्सा है उसमें अगर कुछ नजर आता है या आपको फील होता है, पहुंच लीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। ये कान का बहना जिसको हम क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं वो भी हो सकता है। कदाचित पर्दा फटा हो, कदाचित हड्डी गली हो, कदाचित कोई और ऐसी बीमारी हो जैसे कोई फॉरेन बॉडी फंसी हुई हो बहुत दिनों से,
कोई कैंसर या कोई दूसरी गांठ हो या हड्डी का गलना ऑस्टियोमाइलाइटिस हो, तो इन सब चीजों को रूल आउट करने के लिए ईएनटी सर्जन से मिलना अति आवश्यक है। ठीक है। एक और चीज पवन जी, आपने कान की सफाई को लेकर के बात बड़े स्पष्ट तरीके से हर चीज बताई। एक और चीज मैं इसके संदर्भ में छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि कई लोग जो हैं वो देखिए, गांव में अमूमन ये धारणा होती है कि कान में जरा सा भी खुजली हुई तो कान में सरसों का तेल डालो, गंदगी जो है वो खुद बाहर आ जाएगी। क्या ये सारी चीजें सही हैं? गांव में चाहे हमारे घरों में, मैंने तो बहुत पढ़े लिखे लोगों की मुंह से सुना कि साहब तेल डाल लिया था अब दिक्कत हो गई। आप सोचिए अगर किसी के मान लो पर्दे में छेद है और आपने तेल डाल दिया तो क्या होगा? वो तेल अंदर की तरफ जाएगा और जहां उसे नहीं होना चाहिए वहां जो कमेंसल बैक्टीरिया या वायरस या फंगस या वायरस पड़े हुए हैं जो मित्र की तरह रह रहे हैं अभी बाहर की तरफ, उनको एक्सेस मिल जाएगा इस तेल के साथ, और ये तेल उनका पोषण भी हो सकता है। और तेल डालने से मान लो कहीं पर कुछ इंजरी है या इंफेक्शियस है तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कुछ भी ऐसा करना, ऐसी प्रैक्टिस गलत है, सीधे डॉक्टर से मिले। ठीक है। अब मोहनीश जी, नाक और कान की तो बात हमने की, गले के संदर्भ में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि गले की वो कौन कौन सी समस्या हैं जिससे संभल करके रहने की जरूरत है इस कोरोना काल में? जो हम गले की अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि म्यूकरमाइकोसिस या कोरोना वायरस डायरेक्टली गले के अंदर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, पर मरीज हमारे पास उसकी कंप्लेंट्स लेके बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि गले के अंदर कुछ इरिटेशन होना या ऐसा महसूस होना कि गले में कुछ अटक रहा है, गले के अंदर छाले होना, ये अभी बहुत ज्यादा हमें मिल रहा है। स्पेशली जो कई तरह की हम अपने आप को बचाने के लिए कई बार काढ़ा ले रहे हैं जो बहुत स्ट्रांग ले जा रहे हैं या दिन भर बार बार नमक के पानी के गरारे कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारे को एक तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है और जो गले का अंदर वाला हिस्सा है उसमें ये एक तरह से वो गले के अंदर की चमड़ी जिसको अगर हम कह सकते हैं तो म्यूकोजा जो होती है वो जल सी जाती है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ की अति ना करें, ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें अभी गले के अंदर डाल के ये कोशिश ना करें कि हम शायद कोरोना से बच के रहेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं। अभी हमें एक तरह की और चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये है कि मुंह के अंदर जो फंगस हो जाती है कैंडिडा वाली, एक वो चीज़ सामने बहुत ज़्यादा आ रही है अभी। वो कई बार इम्यूनिटी कम होने पे हमें वैसे ही बहुत मिलती रही है और अभी भी मिल रही है। इससे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये म्यूकरमाइकोसिस जैसी बीमारी नहीं है, इसमें सफ़ेद सफ़ेद दाने से हो जाते हैं, एक छाले सफ़ेद से होने चालू हो जाते हैं जो दवाइयों से आसानी से ठीक हो जाते हैं। ये ज़रूर है कि म्यूकरमाइकोसिस का एक हिस्सा यानी कि जो हमारा तालू होता है जो मुंह में ऊपर की तरफ है, उसमें कई बार जब हड्डी जब तालू की इन्वॉल्व हो जाती है म्यूकरमाइकोसिस में, तो उसमें काले काले से निशान आने चालू हो जाते हैं और काला सा छाला होना चालू हो जाता है। तो वो हमें नहीं, मोहनीश जी, अमूमन देखा अभी शायद आपके पास भी पेशेंट आते ही होंगे कि गले में खिचखिच हो रही है, गले में खराश है, तो ये हमें ऐसा डर लग रहा है कि ये कोरोना के ही लक्षण हैं, ये डर है कि ये फंगस के ही लक्षण हैं। ये डर कैसे दूर करें? क्योंकि सभी जो प्रकार के जो खराश हैं या सभी प्रकार के जो खिचखिच हैं वो कोरोना और ये फंगस तो हो ही नहीं सकते। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, बल्कि ज्यादातर ये कोरोना और फंगस नहीं होते हैं। समझना जरूरी है कि कोरोना के बड़े स्पेसिफिक से लक्षण होते हैं जिनको देखकर ही हमें डिसाइड करना कि कोरोना है कि नहीं। गले के अंदर खराश बहुत कम चांस है कि कोरोना हो, पर अगर आपको उसके साथ में नाक बंद रह रहा है, बुखार जा रहा है 100 डिग्री से ऊपर, सूखी खांसी रह रही है, टेस्ट या स्मेल खत्म हो रहा है, तो आपको जरूर कोरोना के बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ खराश को लेके कई बार हमारे मरीज होते हैं इनको महीनों से खराश चल रही है और हमको लग रहा है कि कोरोना हो गया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हर गले की घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब पवन जी, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा गले की समस्या को लेकर के। देखिए, जब मौसम चेंज होता है, खास करके गर्मी से, जब अभी बरसात का मौसम आने वाला है, कुछ दिनों बाद बारिश का दौर भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में अमूमन होता है, ये नेचुरल सी चीज है कि थोड़ा ठंड बढ़ने के बाद गले में खराश होना, सर्दी होना, थोड़ा सा बॉडी भी गर्म होता है। तो ऐसे में लोग जो है ये सोच बैठते हैं कि ये कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया, हमें फंगस तो नहीं हो गया। मौसम की वजह से ये कितना असर डाल सकता है? इनको वैसे भी हमेशा होते हैं, तो उसे ये देखना होगा कि ये वही सारे लक्षण हैं जो मुझे हमेशा होते हैं
या इस बार लक्षण कुछ बढ़े हुए मुझे महसूस हो रहे हैं। और अगर लक्षण 2-4 दिन 5 दिन से ज्यादा जा रही हैं तो नो डाउट एक बार डॉक्टर को दिखा के चीजों को क्लियर कर लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कई बार अब उपेक्षा का शिकार हो जाना गलत है। तो अगर सामान्य से लक्षण हैं जो मौसमी चेंज होते हैं, हल्का सा गला खराब होना, ज्यादा कफ का गिरना, जुकाम सी होना, तो ठीक है। लेकिन साथ में आपको बुखार आ रहा है जो सामान्य दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या सामान्य ड्यूरेशन में नहीं हो रहा है ठीक, आपको सिर दर्द हो रहा है, आपका बॉडी एक बहुत ज्यादा है, इस तरह की अगर और चीजें साथ में आ रही हैं, जैसे अभी और भी नए लक्षण कोरोना में इस बार आए थे, जैसे बैकएक होना, यानी एक तरीके से पवन जी मैं समझूं तो घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें मौसमी भी होती हैं, बहुत सारी चीजें नेचुरल जो सिंपल हैं, जो हर साल होती आई हैं, वही चीजें हैं। ऐसे में लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।